वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई वगैरह सब बढ़िया से आप लोगों ने जो अभी तक करी है वो चल रही होगी। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है आज से। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी हम लोग फाउंडेशंस में जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लासेस हैं वो करने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास एक फुल फ्लेज्ड ओरिएंटेशन क्लास होगी। इस ओरिएंटेशन क्लास में हम ये पूरा समझेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या, आधुनिक भारत का इतिहास, इसे हम पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, इसमें कौन सी जरूरी बातें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो सफर है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस इंटरेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ते हैं। मैं देख पा रहा हूं आप में से ज्यादातर लोगों ने इस सेशन में मुझे ज्वाइन कर लिया है। मैं त्रिवेणी को, आशीष को, प्रियांशु, आकांक्षा, अमिरुल, खुशी, गायत्री, आयुष, वंदना, आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। गुड इवनिंग टू यू ऑल। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। मैं पूनम को देख पा रहा हूँ। पूनम है, विकास है, नैतिक हैं, आशीष हैं, आयुष हैं, वैशाली हैं, शोभा हैं एंड यूपीएससी लवर भी हैं, सुमित हैं, अन्नू हैं और कुमार, मेहरुल, ठीक है, रंजीत भी आ गए हैं। तो वाईटी पर बहुत सारे जो यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इस सेशन को ज्वाइन कर लिया है। तो यूट्यूब पर भी स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया है और अपनी बैच में भी स्टूडेंट्स ने इस पूरी क्लास को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आप सब लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो समय आ चुका है कि आपके इस मॉडर्न हिस्ट्री के सफ़र को, आधुनिक इतिहास के सफ़र को यहाँ से शुरू किया जाए। लेकिन हर सफ़र की शुरुआत उसके सबसे आधारभूत बातों को समझने और जानने के बाद ही होती है। हाँ, ये माना कि हम लोगों ने ये बात पहले ही कई दफ़ा डिस्कस की हुई है कि हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है और यूपीएससी का आपका हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। लेकिन चूंकि ये एक ओरिएंटेशन क्लास है, मतलब इसी क्लास के साथ आपके आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। शुरुआत में सबसे पहले फंडामेंटल्स समझेंगे, जानेंगे कैसे अप्रोच करना है विषय को, और उसके बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर काम करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जब यहाँ पर हमारे इस सेशन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आज के इस सेशन में हम क्या बातें कवर करने वाले हैं, क्या बातें हम आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों के लिए पहले से पता हो कि क्या पढ़ना है तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। मतलब जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो जो हमारा सिलेबस है वो एग्जैक्टली है क्या। सेकेंडली, हम एक ट्रेंड का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि जो प्रश्नों के पूछे जाने का ट्रेंड है हाल फिलहाल में वो कैसा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आधुनिक भारत से पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको इसके महत्व के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। तीसरा मुद्दा होगा दिशा निर्देश और परिप्रेक्ष्य। मैं आपको बताऊंगा कि आधुनिक भारत का इतिहास समझते वक्त एक अध्यापक होने के नाते, आपका हिस्ट्री का मास्टर होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मैं आपसे क्या उम्मीदें करता हूं, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। आपको ये बात भी मेरी ओर से पता होनी चाहिए। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता होना चाहिए और मुझे आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बता देना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा पिछले सालों के प्रश्नों के ऊपर मैं आपकी एक निगाह दौड़ाऊंगा। हाँ, क्या मैं उन्हें सॉल्व करवाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अभी आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में नहीं हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एक दफा मैंने आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा दिया, उसके बाद आप इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे आप अपने घर पर बना हुआ हलवा खाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा आसानी से। इसके बाद हम एक समग्र अवलोकन करेंगे। आप लोगों ने हमेशा आधुनिक भारत के इतिहास को समझा है, जाना है, किताबों में पढ़ा है, आपने कभी इसे देखा नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आधुनिक भारत का इतिहास दिखता कैसा है, मॉडर्न हिस्ट्री एग्जैक्टली कैसी दिखती है, मैं इस बारे में आपको जरूर से बताऊंगा। खैर चलिए मुद्दे की बात करता हूं। ठीक है, मुद्दे की बात में जैसा कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि सिलेबस वगैरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, तो फटाफट मुझे बताइए कि क्या आप लोगों ने, मतलब मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया है। मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि सिलेबस क्या है, कैसा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो क्या मैंने बता दिया था आपको सिलेबस क्या है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का? सर क्लास का नोट्स भी बनाएं। अब इस क्लास का तो आपके ऊपर है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट बाकी की क्लासेस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बनाएं। सर आप ऐप पे नहीं पढ़ाओगे? बेटा ऐप पे भी पढ़ा रहा हूं, क्लास तो ऐप पे भी चल रही है। हाँ, यस सर। ईपीआईएससी, देखो ऋतिक ने तो ईपीआईएससी भी बता दिया।
नो सर, नो सर, ईपीआईएससी ज्यादातर लोगों को पता है सिलेबस। अच्छा ठीक है, मैं अगर कहूं तो कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों को सिलेबस के बारे में पता है। ज्यादातर लोगों को मैं ये बता चुका हूं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। कुछ एक लोग हैं जो नो कह रहे हैं, कुछ एक लोग हैं, बाकी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हाँ सर आपने बता दिया है। और काजल कहती हैं फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। सब लोग वैसे, कुछ ज्यादातर लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, और कुछ लोग कहते हैं कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से बता देने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन ही हो जाएगा। खैर चलिए, मैं आपको एक दफा आपका हाँ ब्रिज कोर्स में मैंने आपको बताया था। ठीक है चलिए, एक दफा मैंने आपको बताया था सिलेबस एक ऐसी चीज है जिसे जितनी बार देखा जाए कम है। तो वो बच्चे जिन्होंने इसको पहले से देखा हुआ है उनके लिए आप इसे एक रिवीजन की तरह समझिए, और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा हुआ है, मान लीजिए कि मैं आपके लिए एक बार सिलेबस दिखा देता हूं, तो आप इसको समझिए। यूपीएससी का सबसे पहले तो मैं सिलेबस आपको बताता हूं। सिलेबस के बारे में जब हमारी बातचीत होती है तो देखिए, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम्स का ये पूरा सिलेबस है जो कि 7 यूनिट्स में गिवन है। 7 यूनिट्स में जो आपका सिलेबस यहां पर गिवन है, उसमें जो पहली यूनिट है वो तो देखिए करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो ये तो चलिए मेंस का सिलेबस हो गया। अगर मैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात करूं तो ये 7 यूनिट्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। और 7 यूनिट्स में जो पहली यूनिट है वो तो करंट अफेयर्स के ऊपर है, लिखा गया है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। जो दूसरा यूनिट आपका है सिलेबस का, वो यहां पर है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और जो भारत का इतिहास ये शब्द यहां पर लिखा गया है, ये साफ साफ डिनोट करता है कि आपके प्रीलिम्स में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और जो स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है, ये सब कुछ शामिल है। मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में आ जाता है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में केवल ये एक लाइन गिवन है। मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ही एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, लेकिन इसमें कुछ हद तक जो क्लैरिटी है वो दी गई है कि आपका सिलेबस क्या है। ओपन एंडेड सिलेबस है, ओपन एंडेड सिलेबस है, तो आप इसको जानते हैं। ठीक है, अभी चलो मेंस का सिलेबस दिखाता हूं आपको। ये है मेंस का सिलेबस। आप सभी लोगों को शायद ये बात पता है, जिसने ब्रिज कोर्स की क्लासेस ली हैं उन्हें डेफिनेटली ये बात पता है कि आपका जो जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन है, उस सामान्य अध्ययन में टोटल 4 पेपर हैं जनरल स्टडीज के जो आपको पढ़ने होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके 3 विषय शामिल हैं, जिसमें से एक विषय है इतिहास, दूसरा है भूगोल और तीसरा है भारतीय समाज। भारतीय समाज, यहां पर जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है इतिहास। इतिहास आपको जीएस पेपर 1 में देखने को मिलता है। जीएस पेपर 1 में जो इतिहास का विषय है वो आपके सामने यहां पर गिवन है। ठीक है, इतिहास का ये पूरा सिलेबस यहां पर गिवन है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग यहां पर आधुनिक इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आधुनिक इतिहास का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो आपके सिलेबस में कहां पर गिवन है। तो ये जो लाइन मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, जो मैं ये बॉक्सिंग कर रहा हूं, आप इस बॉक्स को देखो। आपको इस बॉक्स में आपका जो सिलेबस है आधुनिक इतिहास का, वो एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। सिलेबस को देखो, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। ठीक है, दूसरा यहां पर पॉइंट आता है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विविध चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। ठीक है, इस बात को आप यहां पर समझिए। सिलेबस, सिमरन बेटा चूंकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये एक रिवीजन के जैसा है। आई होप कि सिलेबस वगैरह मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया हुआ है, तो आप इसे ऐसे समझिए, दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन। ये एक रिवीजन की तरह है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, ये एक आपका सिलेबस है। और दूसरा सिलेबस है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। समझ गए? अब यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर देखो, अगर आप इस सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझो तो आपको पता होगा
कि यहां पर आपका सिलेबस कहता है 18वीं सदी का मध्य। 18वीं सदी का मध्य। अब मैं आपसे सीधे पूछता हूं कि 18वीं सदी से आपका क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा? चैट बॉक्स में बताओ मुझे जरा सा, 18वीं सदी का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ। क्या आप मुझे बताएंगे कि 18वीं सदी का मतलब क्या है? अठारहवीं सदी कौन बता रहा है? लगभग 1750। निशा कहती हैं कि 18वीं सदी का मतलब है 1700 से 1800। क्या बात है, 1701 से 1799, ठीक है, 1700 से 1800। 1800 प्रशम परम कहते हैं, एस्प्रेंटास्था कहती हैं 1800, ठीक है, प्रिंस कहते हैं 1700 से 1800, ठीक है, 1750, 1800, 1700 से 1799। बिल्कुल सही, आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं और आपने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब भी दिया है। तो अगर आपका जो सिलेबस है मैं उसको यहां पर क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो आप क्या पाते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो शुरू होता है इस पॉइंट पर। आपका सिलेबस शुरू होता है इस पॉइंट पर, मेंस का 1750। क्योंकि देखो 18वीं सदी का मतलब क्या होगा? 18वीं सदी का मतलब होगा सन 1700 से 1800, और इसका मध्य निकालिए तो मध्य निकलेगा 1750। अब आप समझिए कि 1750 के आसपास इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है? आप में से कोई बताएगा कि 1750 के आसपास इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है? कौन बताएगा मुझे ये बात? कौन बताने वाला है? कौन है वीर योद्धा जो ये बात मुझे बताएगा कि 1750 के बाद कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जो इतिहास में घटित हुई है? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए। 1750 के आसपास इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? कौन है वीर योद्धा जो बताएगा ये? ठीक है, यहां तो बहुत सारे वीर योद्धा हैं क्योंकि सभी लोगों ने फटाफट से ये बात मुझे बता दी कि 1750 के आसपास अगर हम जाते हैं तो हम पहुंचते हैं 1757 में, और 1757 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी जिसको कहा गया था प्लासी का युद्ध। और माना जाता है कि प्लासी के युद्ध के साथ भारत में औपनिवेशिक काल का आरंभ हुआ। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के साथ देखो भारत में औपनिवेशिक काल का आरंभ हुआ। भारत में औपनिवेशिक काल का आरंभ हुआ। अगर किसी को औपनिवेशिक काल का अर्थ नहीं पता है तो आप इसे आम बोलचाल की भाषा में गुलामी कहते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में औपनिवेशिक काल को हम गुलामी बुलाते हैं। तो 1757 से ऐसा माना जाता है कि ये जो गुलामी का दौर है वो यहां पर 1757 के साथ शुरू होता है। ठीक है, 1757 के साथ ये गुलामी का दौर शुरू होता है। समझ गए? प्लासी का युद्ध, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये प्लासी का जो ये पूरा युद्ध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हम आधुनिक इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। आधुनिक इतिहास को पढ़ने और समझने के बारे में हम यहां पर अब बातचीत करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, उसके बाद मैंने आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस दिखा दिया। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस। यह है आपका पाठ्यक्रम और यह है ट्रेंड का विश्लेषण। ट्रेंड का विश्लेषण, ट्रेंड के विश्लेषण में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि पिछले सालों में किस टॉपिक से मॉडर्न हिस्ट्री में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इसे कितना अधिक महत्व देना चाहिए। आप इसे समझिए ट्रेंड एनालिसिस में। ट्रेंड एनालिसिस ये यहां पर पूरा गिवन है और ये जो ट्रेंड एनालिसिस है वो 2015 से लेकर 2025 तक का है। यानी कि 2015 से लेकर 2025 तक के इस पूरे क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इस बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। समझिए,
मैं सीधा फोकस करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के ऊपर। आप यहां पर ध्यान दीजिए आधुनिक भारत पर, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को हम क्या बुलाते हैं? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत से आप देखिए कि ये किस प्रकार से जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। 2015 में 8 प्रश्न पूछे गए, 2016 में 6 प्रश्न पूछे गए, 2017 में 7 प्रश्न पूछे गए, 2018 में 14 प्रश्न पूछे गए, 2019 में 6, 20 में 9, 21 में 7। हाँ, 2022, 23 और 24 थोड़े से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुरे साल रहे हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अचानक से गिर गई है, जैसे कि 4, 2 और 2। वहीं 2025 में जो प्रश्नों के पूछे जाने की संख्या रही है वो रही है केवल 7। इसे हम केवल ना कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके पहले प्रश्न बहुत ही कम पूछे गए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 7 प्रश्न यहां पर क्लियरली आपके सामने हैं। 2025 में वापस से बाउंस बैक किया मॉडर्न हिस्ट्री ने। मॉडर्न हिस्ट्री का एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आप यहां पर देखिए और समझिए कि ये जो ट्रेंड एनालिसिस है वो हमें एक बात का साफ अंदाजा देता है कि आपका जो 100 प्रश्नों का प्रीलिम्स का पेपर है, उन 100 प्रश्नों में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। इस दृष्टिगत ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और आपको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझना चाहिए। मेंस में जहां तक प्रश्नों का यहां पर आधार है, तो 2 से 3 प्रश्न आधुनिक भारत से जरूर ही यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये तो ट्रेंड एनालिसिस समझ लिया। ट्रेंड एनालिसिस में अगर आप देखो तो यहां पर प्रश्न जो पूछे गए हैं वो ओवरऑल जो मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं उनका एनालिसिस अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं तो 6 प्रश्न यहां पर 2019 में हैं, 6 20 में हैं, 6 21 में, 6 22 में, 23 में 7 पूछ लिए गए थे, 24 और 25 में फिर से 6 प्रश्नों को पूछा गया है। मतलब हमें साफ समझ में आ रहा है कि ओवरऑल हिस्ट्री से मेंस में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से जरूर पूछे जाते हैं। समझ आ गया? प्रीलिम्स और मेंस का ट्रेंड एनालिसिस क्या आपको समझ आ गया? मुझे बताइए फटाफट, मुझे बताइए कि ये जो ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको अभी बताया, तो क्या आपने इसको समझ लिया? हाँ, हिमांशु को समझ आ गया, साजिद को भी समझ में आ गया, रूबी को भी समझ में आ गया। ठीक है, श्रीधर हैं, लवली हैं, योगेश हैं, ईशा हैं, अंकित भी हैं, स्टडी यूपीएससी, सभी लोगों ने समझ लिया। चलिए, अगर आप सभी लोगों ने समझ लिया तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक टीचर के तौर पर इंग्लिश और हिंदी दोनों की क्लासेस लेता हूं। बात यह है कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसमें जो आपका मास्टर आपको पढ़ाता है उसके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप नोट्स बनाइए, आप उसे लिखिए, आप उस चीज को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो मूलतः आपके क्लास नोट्स में से ही पूछ लिए जाएंगे, क्लास नोट्स में से ही पूछ लिए जाएंगे। हिंदी की क्लास का नहीं, जो मैंने इंग्लिश की क्लास पढ़ाई थी मैं उसका एक स्क्रीनशॉट, हालांकि मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में मेरा कंटेंट होता है हूबहू वही कंटेंट मेरा हिंदी मीडियम की क्लास में भी होता है। पढ़ाने का तरीका जो मेरा इंग्लिश मीडियम की क्लासेस का होता है हूबहू वही हिंदी मीडियम की क्लासेस का भी होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मेरी क्लासेस हूबहू होती हैं। तो आप इसे बिल्कुल इस तरीके से मत लीजिए कि हाँ हिंदी की क्लास है कि इंग्लिश की क्लास है। मैं बस आपको इंग्लिश की क्लास से आपको दिखाता हूं
कि 2025 के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए वो किस तरीके से हूबहू आपकी क्लास नोट्स में से ही थे। ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं वो इंग्लिश की क्लासेस का है, बट मैं हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस में हूबहू पढ़ाता हूं, सेम टू सेम पढ़ाता हूं, और आपके हिंदी के क्लास नोट से भी वो प्रश्न एकदम हूबहू पूछे गए थे। तो मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस के कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूं या क्लिप्स दिखाता हूं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से सीधे सीधे आपके क्लास से पूछे जाते हैं, और उससे आपको साफ अंदाजा लग जाएगा कि आपको इन प्रश्नों को कितनी अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है। बस ये प्रश्न इंग्लिश के हैं, आप इससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बस आप ये जानते रहिएगा कि मैं इंग्लिश का भी टीचर हूं और हिंदी का भी टीचर हूं, और मैं दोनों ही विषयों में बड़ी ही सहजता के साथ पढ़ाता हूं, और मेरा जो कंटेंट है वो एकदम सेम टू सेम होता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि राजा राम मोहन रॉय को जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है उससे अथाह प्रेम था। भारतीय दार्शनिक परंपरा से उन्हें अथाह प्रेम था, यह प्रश्न है। और दूसरा है कि वो चाहते थे कि उनके सभी जो कंट्रीमैन हैं यानी कि देशवासी हैं वो रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करें, वो ह्यूमन डिग्निटी पर फोकस करें और सोशल इक्वलिटी पर ध्यान दें। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपके प्रश्न हूबहू आपकी क्लास नोट्स में से आ जाते हैं। जैसे ये प्रश्न है, ये यूपीएससी 2025 का प्रश्न है बेटा, इसको बिल्कुल वैसे ही समझना। अब ये देखो, ये क्लास है, ये क्लास है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं। हां, मैं थोड़ा गुस्से में जरूर हूं, लेकिन मैं केवल पढ़ा रहा हूं। ये क्लास है। अब आपने प्रश्न देखा, प्रश्न आपने यहां पर देखा, आपने यहां पर प्रश्न देखा, इसमें क्या लिखा गया है? रैशनल, साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वलिटी, यही प्रश्न में पूछा गया है। और अब आप अपनी क्लास नोट्स देखिए। क्लास नोट्स में आप देखिए, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी और रैशनलिज्म, हूबहू एक एक शब्द आपके क्लास नोट्स में से आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, एकदम हूबहू। फिर से देख लीजिए, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी और रैशनलिज्म, यही आपके क्लास में पढ़ाया गया है और यही आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। रैशनल, साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वलिटी, एकदम यही चीज यहां पर आपके सामने प्रेजेंट करी गई है। ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम में उनका बिलीव था। इस चीज के लिए हम बताते हैं कि उन्होंने वेदांत कॉलेज को फाउंड किया, और वेदांत कॉलेज में वेदांत को समझाया जाता था, बताया जाता था। बस मैं इंग्लिश की क्लास का एक आपको क्लिप दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास नोट्स को कितनी अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है। आप क्लास नोट्स को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लें, ठीक है। जैसे यहां पर एक प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि कहा गया है कि कांग्रेस स्वराज को प्राप्त करेगी लेजिटिमेट और पीसफुल तरीके से। यहां पर साफ साफ क्या कहा गया है कि लेजिटिमेट तरीके से वो जो स्वराज है उसको प्राप्त करेंगे, और अगर स्वराज विद इन अ ईयर नहीं मिला तो वो सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करेंगे। ये आपका यहां पर क्या है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आप इसको समझो। यहां आपकी क्लास देख लो, क्लास में यहां पर क्या लिखा गया है, एकदम साफ साफ, लेजिटिमेट मेथड से आपको अपना गोल प्राप्त करना है, और अगर विद इन ईयर, एक साल के अंदर नहीं मिला तो हूबहू आपकी क्लास नोट्स में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और बता देता हूं। ये प्रश्न देखो, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का प्रश्न, और ये आपकी क्लास, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, आपकी क्लास का ये प्रश्न है, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। ये प्रश्न देखो, इनमें से कौन सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन के फाउंडर थे? सही जवाब है पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। और यहां पर आपकी क्लास देखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नाइकर, पेरियार। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप क्लास नोट्स को बहुत ही गंभीरता से लें। आपके टीचर आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो आपके क्लास नोट्स में से हूबहू आ जाएगा, आपके क्लास नोट्स में से हूबहू आ जाएगा। मैंने बस आपको पिछले सालों के कुछ प्रश्न दिखाए और बताया कि क्लास नोट्स में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। आपको समझ आ गया कि क्लास नोट्स कितनी गंभीरता से लेना है, क्योंकि टीचर आपको जो कुछ भी पढ़ाने वाला है
वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है। सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं, बस आपको मेहनत से अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है और समझ लेना है। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि आखिर मॉडर्न हिस्ट्री को आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। आधुनिक भारत का एक सिंहावलोकन, आइए समझते हैं। आधुनिक भारत का सिंहावलोकन। आधुनिक भारत सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का मतलब होता है कि आप पूरे आधुनिक भारत को थोड़ा सा अच्छे से देखिए और समझिए। आप लोगों ने हमेशा आधुनिक भारत को पढ़ा, समझा, और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि आधुनिक भारत वास्तव में है क्या। पढ़िए मत, देखिए। सर ये लिखना भी है क्या? बिल्कुल आप लिख सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लिखो। इसके बाद मैं जो कुछ भी बताने या समझाने वाला हूं, मैं चाहूंगा कि आप उसे लिखिए। समझ गए बात को? देखिए, आधुनिक भारत के सिंहावलोकन के बारे में जब मैं आपको बताता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि आधुनिक भारत को समझना कितना अधिक आसान है। हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत को समझना कितना अधिक आसान है, आप इसको समझिए। आधुनिक भारत की कहानी बड़ी ही छोटी सी प्यारी सी कहानी है। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी है आधुनिक भारत की। कैसी है ये कहानी आधुनिक भारत की? मैं आपको बताता हूं कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। 1608 में 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली जाती है। ठीक है। सिमरन कहती हैं कि सर 31 दिसंबर सन 1600 को भारत में आई थी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, गलत जानकारी है ये। 1600 में 31 दिसंबर को इस कंपनी को ब्रिटेन में बनाया गया था। भारत में ये उसके 8 साल के बाद आई थी। समझ गए? समझ गए बात को? तो ये गलत बात है, नहीं, बनाया उसको जो है 8 साल पहले गया था, बट ये आई बाद में थी। तो 1608 में ये कंपनी आती है और यहां पर 1947 में ये कंपनी यहां से लौट जाती है। आधुनिक भारत के इतिहास की जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। दिस इज अ वेरी सिंपल स्टोरी। ये बहुत ही साधारण सी कहानी है। 1857 इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण रहा। 1857 इस कहानी का बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण रहा, क्योंकि 1857 में भारत में हुई क्रांति। उस क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। 1857 एक बहुत ही डिमार्किंग पॉइंट रहा। 1608 में अंग्रेजों का आना 1857 तक, और 1857 के बाद अंग्रेजों का जाना, यही तो है आधुनिक इतिहास, और कुछ भी नहीं है। 1608 में अंग्रेज आए और 1900 यहां पर 1857 तक उनके आने की प्रक्रिया चली, और 1857 के बाद उनके जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आधुनिक इतिहास क्या है? अंग्रेजों का आना और अंग्रेजों का जाना। दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही। ये क्या है? ये है अंग्रेजों का आगमन। ये है
आगमन 1857 तक। उसके बाद अंग्रेजों का प्रस्थान। आधुनिक भारत के इतिहास में हमें पढ़ना क्या होता है? अंग्रेज भारत में कैसे आए और अंग्रेज भारत में कैसे गए, भारत से कैसे गए, यही दो बातें ही हमें समझनी है। ठीक है, बस इतना सा, अंग्रेजों का भारत में आना और अंग्रेजों का भारत से जाना, केवल दो ही बातें हमें यहां पर समझनी होती हैं। अब एक बात मैं आपको समझाता हूं। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर जो कब्जा किया 1608 से 1857 के बीच, यह कब्जा किस प्रकार का था, किस प्रकार का था? और अंग्रेजों ने 1608 से 1857 के बीच भारत के ऊपर कब्जा कैसे किया, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना चाहिए। आइए समझते हैं, आइए इस कहानी को समझते हैं कि आखिर अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किस प्रकार से किया, यह कब्जा करने की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से चली, किस प्रकार से चली। चलिए, भारत पर कब्जा तो अंग्रेजों का होता रहेगा और इस बारे में तो हमारी बातचीत होती रहेगी, लेकिन उससे भी जरूरी बात तो यह है कि अभी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है और T20 वर्ल्ड कप बहुत ही जरूरी चीज होती है। उसके पहले आप लोगों को याद होगा कि विमेन वर्ल्ड कप हुआ था और हम क्रिकेट का विमेन वर्ल्ड कप भी जीत गए थे। उसके पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ था और हम T20 जो मेन वर्ल्ड कप है हम उसे भी जीत गए थे। हाँ, उसके बाद जो 4 ईयर वर्ल्ड कप होता था उसमें हम जरूर से हार गए थे, यह बात मैं जरूर से मानता हूं। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की बातचीत तो होती रहेगी, हिस्ट्री का मैं मास्टर हूं और वो तो मैं आपको पढ़ाता ही रहूंगा, लेकिन हिस्ट्री से भी जरूरी बात यह है कि वर्ल्ड कप बहुत जरूरी है, वर्ल्ड कप तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यह जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर वर्ल्ड कप होता कैसे है। यह बहुत ज्यादा जरूरी बात है। हिस्ट्री तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन वर्ल्ड कप कैसे होता है यह आपको कौन बताएगा? यह तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना कि वर्ल्ड कप कैसे होता है। तो आइए, हिस्ट्री तो हम सब पढ़ते ही रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड कप कैसे होता है। वर्ल्ड कप कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा। आखिर हिस्ट्री का मास्टर यह नहीं बताएगा कि वर्ल्ड कप कैसे होता है, तो आखिर कौन ही बताएगा कि वर्ल्ड कप कैसे होता है? क्योंकि स्पोर्ट्स का तो टीचर यूपीएससी की प्रिपरेशन में होता ही नहीं है। तो ये जो पूरी जिम्मेदारी है, जो पूरा दारोमदार है कि आपको क्रिकेट का वर्ल्ड कप कैसे होता है, ये मुझे ही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड कप में कंट्रीज को 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। जैसे देखो, ग्रुप ए में कौन सी कंट्रीज हैं? ग्रुप ए में है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड। बांग्लादेश इस बार नहीं खेलेगा, बांग्लादेश नहीं खेलेगा। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान भी नहीं खेल रहा क्या? पाकिस्तान ना खेल रहा हो तो इसको भी निकाल दो, इसको मार के भगाओ, पाकिस्तान को भी मार के भगाओ। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, यूएई। देखो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी क्या होता है वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप में क्या होता है? वर्ल्ड कप में सबसे पहले जो टीम ए है ना, टीम ए वाले आपस में मैच खेलेंगे, टीम ए वाले आपस में मैच खेलेंगे। और टीम ए वाले जो आपस में मैच खेलेंगे, ऐसे हो रहा कि इंग्लैंड वाले ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे, श्रीलंका वाले यहां पर जो है मैच खेल रहे न्यूजीलैंड से, अफगानिस्तान वाले स्कॉटलैंड से मैच खेल रहे। पहले टीम ए वाले आपस में मैच खेलेंगे और इधर टीम बी वाले आपस में मैच खेल रहे। ठीक है, इधर इंडिया जो है जिम्बाब्वे से मैच खेल रहा, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से खेल रहा, आयरलैंड यूएई से खेल रहा। टीम ए वाले आपस में मैच खेल रहे, टीम बी वाले आपस में मैच खेल रहे। ये दोनों आपस में मैच खेल रहे हैं। फिर क्या होगा कि टीम ए में से 2 जीत जाएंगे। चलो मान लेते हैं, किसको किसको जिता दें, आप बता दो। मैं आपका हिस्ट्री का मास्टर, क्रिकेट के बारे में बताऊंगा और चाहे जो हो जाए मैं बताकर ही मानूंगा। आप में से चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं ये बताकर मानूंगा कि आखिर वर्ल्ड कप कैसे होता है।
चलो इधर से हम लोग एक इंग्लैंड को जिता देते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया को जिता देते हैं। इधर से एक काम करते हैं, इधर हम लोग एक तो इंडिया को जिता देते हैं और दूसरा साउथ अफ्रीका को जिता देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का देखो, टीम ए वाले ने पहले आपस में मैच खेला, ठीक है, टीम ए वाले ने आपस में मैच खेला और फिर टीम बी वाले ने आपस में मैच खेला और फिर टीम ए में से 2 जीते और टीम बी में से 2 जीत गए। अब इनके बीच में हम करवाएंगे सेमीफाइनल। अब टीम ए टीम बी से खेलेगा, टीम ए टीम बी से मैच खेलेगा, फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा और जब फाइनल होगा ना तो हम लोग इंडिया को जिता देते हैं। चलो इंडिया को हम लोग जिता देते हैं, इंडिया हाल फिलहाल में जीत भी रहा है। इस तरीके से होता है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में 2 ग्रुप में टीम्स को बनाया जाता है। पहले एक टीम वाले आपस में मैच खेलते हैं, ए वाले और बी वाले आपस में मैच खेलते हैं और उसके बाद टीम ए और बी वाले आपस में मैच खेलते हैं और फिर जो जीतेगा वो मान लिया जाएगा कि कौन जीता। समझ गए बात को? मुझे पता है आपके मन में ये सवाल है कि ये हिस्ट्री में वर्ल्ड कप कहां से आ गया। कोई बात नहीं है, हिस्ट्री में वर्ल्ड कप यहां से आ गया क्योंकि हिस्ट्री भी बिल्कुल वर्ल्ड कप के जैसी होती है। अंग्रेजों ने बिल्कुल ऐसे ही इंडिया को कब्जे में लिया। जैसे वर्ल्ड कप का मैच होता है बिल्कुल वैसे ही हमने देखा कि इंडिया में 2 तरीके की टीम हुआ करती थी। एक थी टीम ए और दूसरी थी टीम बी। टीम ए को हम नाम देंगे यूरोपियन शक्तियां, यूरोपीय शक्तियां। इसको हम नाम देंगे यूरोपीय शक्तियां और टीम बी को हम नाम देंगे भारतीय शक्तियां। समझो, टीम ए में जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो कौन सी हैं, मैं आपको बताता हूं। टीम ए में जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो कौन सी हैं? ठीक है, सबसे पहले देखो, भारत में जो यूरोपीय शक्ति आई वो थे पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में आने वाले कौन से थे? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे कौन आया बेटा? डच। तीसरे नंबर पे कौन आया? तीसरे नंबर पर यहां पर आते हैं अंग्रेज। डच लोग हॉलैंड नाम के देश से आए थे और आज इस देश को नीदरलैंड नाम से जाना जाता है, हॉलैंड। चौथे नंबर पे आते हैं डेनिश लोग। अब आप कहेंगे सर ये भी बता दीजिए डेनिश लोग कहां से आए थे? डेनिश लोग डेनमार्क नाम के देश से आए थे। ठीक है, और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी किस देश से आए थे? फ्रांसीसी फ्रांस नाम के देश से आए थे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये वो कंट्रीज हैं जो यूरोपीय शक्तियों के तौर पे भारत में आई। अब उस समय भारत में भी अनेक शक्तियां हुआ करती थी। भारत में कौन सी शक्तियां थी मैं बताता हूं। भारत में सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बंगाल। बंगाल के अलावा यहां पर देखो हुआ करता था मैसूर। मैसूर के अलावा यहां पर हुआ करते थे मराठा। मराठा के अलावा यहां पर हुआ करते थे सिख। सिख के अलावा यहां पर हुआ करता था हैदराबाद या मान लो अवध। अवध के अलावा यहां पर मान लो होता था हैदराबाद। हैदराबाद के अलावा यहां पर थे राजपूत। राजपूत के अलावा यहां पर थे जाट। जाट के अलावा यहां पर था केरल, जिसको उस समय त्रावणकोर कहा जाता था। ठीक है, केरल भी था, त्रावणकोर कहा जाता था। अब ये देखो भारतीय शक्तियां हैं। वर्ल्ड कप की टीम तैयार हो गई। टीम तो देखो तैयार हो गई, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि टीम ए और टीम बी, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी, ये यूरोपीय शक्तियां हैं जो यहां पर आई। ठीक है, तो अभी टीम ए और टीम बी मैंने बांट लिया। अब बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हम टीम ए का आपस में मैच कराएंगे। ठीक है, टीम ए वाले जैसे पुर्तगाली डच को मार रहे, डच वाले अंग्रेजों को मार रहे, अंग्रेज डच को मार रहे, यहां पर अंग्रेज डैनिश को भी मार रहे, अंग्रेज फ्रेंच को भी मार रहे।
मतलब ये आपस में मैच खेल रहे हैं, इनका देखो आपस में मैच हो रहा है, तो नाउ दे आर प्लेइंग मैच, इन लोगों का आपस में मैच हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इनका भी आपस में मैच हो रहा है, बंगाल वाले मराठा से लड़ रहे हैं, मैसूर वाले यहां पर जो है हैदराबाद से लड़ रहे हैं, ठीक है। फिर ये आपस में यहां आपस में मैच खेल रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि टीम ए वाले आपस में मैच खेल रहे थे और टीम बी वाले आपस में मैच खेल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी हो रहा है। यहां पर यूरोपीय शक्तियां आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं और भारतीय शक्तियां आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। इनका आपस में हो रहा है झगड़ा, ये सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही भारत के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसी कब्जा करने के चक्कर में ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इनका आपस में झगड़ा हो रहा। मुझे बताओ कि यूरोपीय शक्तियों में इन पांचों में कौन जीतेगा? बताओ फटाफट, इन पांचों में किसको जिता दिया जाए? ठीक है, इन पांचों में हम किसको जिता दें? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। चलो समझ गए, इसमें पांचों में हम यहां पे जिता देते हैं अंग्रेजों को। इन पांचों में देखो जीतते हैं अंग्रेज। और इंडिया में यहां पर, ठीक है, इंडिया में देखो क्या होता है। इंडिया में चार थे जो बड़े ताकतवर थे, एक था बंगाल, दूसरा था मैसूर, तीसरा था मराठा और चौथे थे सिख। ये चारों देखो ताकतवर थे। अब टीम ए वाले आपस में मैच जो है खेल लिए, आपस में लड़ लिए, और टीम बी वाले आपस में मैच खेल लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब टीम ए और टीम बी का आपस में मैच करा देते हैं। टीम ए और टीम बी का जब आपस में मैच कराएंगे ना, तो फिर मैच कैसा होगा? देखो देखो मैच कैसा होगा। अंग्रेज यहां पे अब लड़ेंगे किससे? बंगाल से। नाउ ब्रिटिश आर फाइटिंग अगेंस्ट बंगाल। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल से लड़ेंगे, फिर अंग्रेज मैसूर से लड़ेंगे, फिर अंग्रेज मराठा से लड़ेंगे, फिर अंग्रेज सिख से लड़ेंगे। अब अंग्रेज बारी बारी से इन चारों से लड़ेंगे। अब बताओ, ये फाइनल मैच हो रहा है अंग्रेजों का बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख से। बताओ फाइनल मैच कौन जीतेगा? हमारे वर्ल्ड कप में तो इंडिया जीतता है, लेकिन यहां ये मॉडर्न हिस्ट्री का वर्ल्ड कप है, ये कोई आसान वर्ल्ड कप नहीं है। मुझे बताओ कि इस वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा? कौन है जो जीतेगा इस वर्ल्ड कप में? मुझे फटाफट बताओ, कौन जीतेगा इस वर्ल्ड कप में? ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, अंग्रेज, चंद्रवंशी कहते हैं कि अंग्रेज जीतेंगे। सुजाता भी अंग्रेजों के फेवर में है, निशा, हर्षित, शैलेश, हिमांशु, ज्योति, कनिष्का, तो प्रिया, सभी लोग अंग्रेजों के फेवर में हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज जीतेंगे। तो चलिए, जैसा आप सभी लोगों ने कहा, हम अंग्रेजों को जिता देते हैं। हमने क्या देखा कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ, इसमें अंग्रेज बंगाल से लड़े, बंगाल हारा, मैसूर हारा, मराठा हारे, सिख हारे, बारी बारी से ये सब हारे। जीता कौन? जीते अंग्रेज। अंग्रेज जीत गए। हमने देखा कि जैसे वर्ल्ड कप होता है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर टीम ए और टीम बी को बांटकर हमने देखा कि यूरोपियन पावर्स ने इंडिया पर कब्जा करने का सीक्वेंस स्टार्ट किया, और यूरोपियन पावर्स ने जो यहां पर कब्जा करने की प्रक्रिया में अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसमें अंतिम रूप में अंग्रेज जीत गए और यहां शुरू हुआ कंपनी का शासन। यहां शुरुआत होती है कंपनी शासन की। कंपनी शासन यह आधुनिक इतिहास का पहला फेज है जो 1608 से 1857 के बीच में चला। जो 1608 से 1857 के बीच में चला, यह कंपनी शासन का पहला क्रम था। आप लोग वेब सीरीज देखते हैं क्या? मुझे तो वेब सीरीज पसंद है। क्या आप लोगों को वेब सीरीज पसंद है? मुझे बताइए। हाल फिलहाल में आपने कौन सी वेब सीरीज देखी? तो क्या आप मुझे बताएंगे वेब सीरीज के बारे में? हाँ, क्या आप मुझे वेब सीरीज के बारे में बताएंगे? हाल फिलहाल में आपने कौन सी वेब सीरीज देखी? मिर्जापुर, स्ट्रेंजर थिंग्स, भौकाल भी देखी। अरे वाह, स्ट्रेंजर थिंग्स, भौकाल। मिस्टर धनपड़े, समझो बात को।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दहाड़, क्या बात है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वेब सीरीज के मल्टीपल सीजन्स होते हैं, वेब सीरीज के मल्टीपल सीजन होते हैं, एक सीजन आता है फिर दूसरा सीजन आता है, और हाल फिलहाल में तो देखो बहुत सारी वेब सीरीज के कई सारे सीजन भी आए, कोटा फैक्ट्री का, मिर्जापुर का, स्ट्रेंजर थिंग्स का, सबका देखो खूब सारा सीजन आया ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेब सीरीज के मल्टीपल सीजन्स होते हैं, वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री को एक ऐसी कहानी के तौर पर देखिए जिसके 2 सीजन्स हैं। 1857 के पहले सीजन 1 और 1857 के बाद सीजन 2। हम मॉडर्न हिस्ट्री की इस कहानी को 2 सीजन्स में डिवाइड करते हैं, सीजन 1 और सीजन 2। आइए समझते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की इस कहानी को। यहां पर हम डिवाइड करते हैं सीजन 1 में। सीजन 1 1857 के पहले और सीजन 2 1857 के बाद। तो 1857 के पहले सीजन 1 और 1857 के बाद सीजन 2, और हम इसका बंटवारा करते हैं। अब देखो जैसा कि हमने 1857 के पहले सीजन 1 इसका नाम रखा है, तो फिर हमको इसको थोड़ा सा नाम देना पड़ेगा, और नाम होना चाहिए थोड़ा क्लासी। जैसे देखो स्त्री मूवी का अभी आया था पार्ट 2, तो कितना बढ़िया नाम उन लोगों ने रखा था, क्या रखा था? स्त्री 2 सरकटे का आतंक। तो नाम होना चाहिए एकदम खतरनाक, एकदम बढ़िया सा। तो सीजन 1 का हम लोग नाम रखेंगे, और हमारे सीजन 1 का नाम होगा हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब। 1857 के पहले सीजन 1, और सीजन 1 का नाम होगा हम होंगे कामयाब। अब सीजन 1 का जो नाम हम रख रहे हैं हम होंगे कामयाब, आखिर हम सीजन 1 का नाम हम होंगे कामयाब क्यों रख रहे हैं? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम होंगे कामयाब, आखिर हमारे सीजन 1 का नाम क्यों है? हम होंगे कामयाब, ये हमारे सीजन 1 का नाम है, और ये हमारे सीजन 1 का नाम क्यों है? आइए समझते हैं। क्योंकि यहां पर हर किसी को लग रहा है कि वो कामयाब होंगे। पुर्तगालियों को लगता था कि भारत पर कब्जा वही करेंगे, और यही भावना लगभग डच लोगों की भी थी। अंग्रेज और फ्रेंच भी तो यही सोचते थे। भारतीय शासकों में देखें तो बंगाल को लोगों को लगता था कि बंगाल जो भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस है वही रूल करेगा इंडिया में, और मराठों को लगता था कि हिंदवी स्वराज बनाकर वही भारत के ऊपर कब्जा करेंगे। ठीक है, ये जो बंटवारा था इसके तहत हमने इसे नाम दिया हम होंगे कामयाब। और अगर हमने हम होंगे कामयाब सीजन 1 का नाम रखा है, तो क्यों ना हम अपने सीजन 2 को भी एक बढ़िया सा नाम रखें। आइए हम अपने सीजन 2 का नाम चुनते हैं। हमारे सीजन 2 का नाम क्या होगा? हमारे सीजन 2 का नाम क्या होगा? हमारे सीजन 2 का नाम होगा ये, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। हमारे सीजन 2 का नाम है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कितना प्यारा सा नाम है हमारे सीजन 2 का। हमारे सीजन 2 का जो नाम है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, आखिर इस सीजन 2 का नाम हमने ऐसा क्यों रखा, मैं आपको यह भी बताऊंगा। हमारे सीजन 2 का नाम है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब सीजन 2 का नाम जो हमने रखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, वो क्यों रखा है? इस नाम के पीछे का कारण क्या है समझिए। अब देखिए 1857 के पहले की कहानी समझिए। पहले 1857 के पहले एक और तो देखिए थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी थी जो भारत को रूल कर रही थी, और दूसरी ओर इस कंपनी का सामना कर रहे थे भारतीय शासक। भारतीय शासक जो थे वो इस कंपनी का सामना कर रहे थे। अब भारतीय शासकों में था कौन? बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख जैसे भारतीय शासक थे। ठीक है, कोई कह रहा है बेटी तुमसे भी ना हो पाएगा। हाँ ठीक है भाई, अगर बेटा तुमसे ना हो पाएगा हो सकता है, तो बेटी तुमसे ना हो पाएगा ऐसा भी हो ही सकता है, इसमें भला क्या बुराई है। तो कंपनी वर्सेस भारतीय शासक का यह दौर रहा। अब यहां पर हमने क्या देखा कि 1857 में एक क्रांति हो गई,
और ये जो क्रांति हुई वो क्रांति कंपनी के खिलाफ थी। कंपनी ये पूरा मसला समझा और सुलझा नहीं पाई। तो ये किसने कहा कि कंपनी को लेकर कि तुमसे ना हो पाएगा? ठीक है, कंपनी कंपनी को यह बात कहने वाला कौन है कि तुमसे ना हो पाएगा? कंपनी के शासन का 1857 में अंत किया गया और ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटेन के राजा या रानी, उस समय रानी हुआ करती थी, तो ब्रिटिश ताज का मतलब यहां पर राजा या रानी होता है। ब्रिटिश ताज यानी कि राजा और रानी ने सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली। अब मतलब हमारा सामना ब्रिटिश ताज राजा या रानी से होगा। सिमिलरली आप ये बात समझो कि जो भारतीय शासक थे इन्होंने भी अंग्रेजों से दो दो हाथ तो कर ही लिया था, ये भी लड़ लिए थे अपना मन भर के, लेकिन जीता कोई अंग्रेजों से यानी कि कंपनी से था नहीं। तो कंपनी से अगर कोई यहां पर जीता नहीं था ना, तो ये बात समझ में आ गई कि भारतीय शासकों के बस का है नहीं। तो भारतीय शासकों से ये किसने कहा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा? भारतीय शासकों से यह बात कही आम जनता ने। आम जनता ने भारतीय शासकों से 1857 के बाद कहा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहन दो, हम देख लेंगे। 1857 के बाद कहानी बिल्कुल से बदल जाती है। 1857 के पहले जो लड़ाई यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध में भारतीय शक्तियों की थी, बिल्कुल उसके उलट यहां पर जो कहानी है वो बदल गई। और ये कहानी अब ब्रिटिश ताज यानी कि राजा रानी की लड़ाई, जो ब्रिटेन की सरकार है उसकी लड़ाई सीधे भारत की आम जनता से थी। और भारत की आम जनता से ये जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई को हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया। यहां पर जो शुरू हुआ हमने उसे नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1857 के बाद की जो कहानी है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी है। ये कहानी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी है। आइए इस कहानी को समझते हैं और जानते हैं। तो मुझे बताइए कि अंग्रेजों का ये जो पूरा इतिहास है भारत में आने और जाने का, क्या आप इसका एक सिंहावलोकन समझ पाए? क्या आप समझ पाए कि 1857 की क्रांति के पहले और बाद की कहानी में फर्क क्या है? ठीक है मीनू बेटा, क्यों स्पैम कर रहे हो? कब से रिकॉर्डेड क्लास है, व्हाई आर यू स्पैमिंग कॉन्टिन्यूअसली? व्हाई आर यू स्पैमिंग? समझ गए बात को? समझ गए? इज इट क्लियर? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसे समझ लिया है। इज इट डन? इज इट क्लियर? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट इट। समझ गए? वंडरफुल, क्या बात है।
चलिए अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने अध्याय 1 की। अपने अध्याय 1 की कहानी को हम शुरू करते हैं। आप इसे बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं जैसा कि मैं आपको लिखवा और समझा रहा हूं। आपका यह टॉपिक बनता है यहां पर और इसका नाम होगा अध्याय 1। अध्याय 1, यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन व अंग्रेजों की भारत विजय। यूरोपियों का आगमन व अंग्रेजों की भारत विजय। अध्याय 1, यूरोपियों का आगमन व अंग्रेजों की भारत विजय। शुरुआत करें। शुड वी स्टार्ट हियर। कहानी की शुरुआत होती है यूरोपियों का आगमन व अंग्रेजों की भारत विजय। शुरू करते हैं। सर ये बेसिक्स चल रहा है? हाँ जी बेटा, ये बेसिक्स चल रहा है। अभी तक मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। मोहम्मद जीशान पूछते हैं सर किस बुक से पढ़ा रहे हो आप, प्लीज़ बता दीजिए बेटा। मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ और मैं शायद 10 बुक से मिला के पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो खैर बेसिक बातें हैं। बेसिक को हम थोड़ा सा NCERT ओरिएंट करके पढ़ते हैं, समझते हैं। हालांकि कोर ऐसा नहीं होता है। एक बेसिक एम ये होता है कि टॉपिक का जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मिल जाए। नोट्स बनाना है, शक्ति जो है पूछती हैं या पूछते हैं, तो बिल्कुल आपको नोट्स बनाना है। सर क्लास बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आदित्य बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं ताकि हम आपको एडवांस की क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर सकें। नोट्स बनाना है? हाँ जी बेटा, नोट्स आपको बनाना है। नोट्स आपको बिल्कुल बनाना है। समझ गया बच्चे? सर आप मूवी की तरह पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है बेटा। अगर आपको मूवी की तरह समझ में आ जाए इससे और बेहतर क्या हो सकता है। बुक्स नहीं आई? बुक्स आ जाएंगी बेटा, बुक्स का क्या है। ठीक है, ठीक है। खुशी, ईशा, आमरीन, तानिया, ठीक है। तो चलिए अपने पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। आप लोगों की आज्ञा से पहले चैप्टर का श्री गणेश करते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा आपको कहानी की तरह सभी जरूरी बातों को एकदम क्रोनोलॉजिकली समझा देना। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसे एक ऐसे रफ नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। समझिए ये कहानी कहां से शुरू होती है। इसे एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करिए और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इसमें बताता जाता हूं उसे आप लिखते जाइए। ठीक है, देखिए इस कहानी की शुरुआत होती है 1498 में। स्टोरी बिगिंस हियर। फोर्टीन 1498 में यूरोपियों का आगमन भारत में होता है। अब 1498 में यूरोपियों का आगमन भारत में किस प्रकार से होता है। चौदह सौ अट्ठानबे में यूरोपीय भारत में कैसे आते हैं। 1498 में यूरोपीय भारत में कैसे आते हैं, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे और इसमें मैं जो कब कहां कैसे का हिस्सा है वो भी बता दूंगा। कब कहां कैसे का हिस्सा भी मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, हाँ।
कब कहां कैसे का हिस्सा भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कब कहां और कैसे का जो पार्ट है ना, उसकी भी कुछ बातें मैं इसमें बता दूंगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, कब कहां कैसे में आप लोगों ने बेसिक बात ये समझी थी कि जो आधुनिक भारत का इतिहास विकसित हुआ उसमें जो प्रमुख स्रोत हैं वो कैसे आते हैं, मतलब स्रोतों के बारे में मूलतः बात करी गई है कि आधुनिक स्रोतों में जो अंग्रेजों की किताबें थी, कई सारे पत्र थे, समाचार पत्र की कटिंग्स थी, वो सारी बातें यहां पर आती हैं। ठीक है, तो आप एक यूरोपियों के आगमन के साथ इस कहानी को समझिए। इस कहानी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो लार्जली यही है कि आप यहां पर इस बात को समझ पाएं कि एक पूरी कहानी कैसे अलग होती है। ठीक है, यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले यूरोपीय जो भारत में आते हैं वो कौन थे? सबसे पहले यूरोपीय जो भारत में आ रहे हैं वो हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में किस प्रकार से आते हैं? पुर्तगाली भारत में किस प्रकार से आते हैं? देखो बेटा, पुर्तगाल नाम का एक देश है यूरोप में, और पुर्तगाल नाम का जो ये देश यूरोप में एग्जिस्ट करता है, यूरोप का ये देश भारत तक आने वाला एक नया समुद्री रास्ता ढूंढ रहा था। अगर मैं उस नए समुद्री रास्ते के बारे में बात करूं तो, अगर आप इसे मैप में देख पाएं तो, ठीक है, पुर्तगाल नाम का एक देश यूरोप में था। ठीक है, पुर्तगाल नाम का एक देश यूरोप में हुआ करता था, और ये भारत तक आने वाले एक नए समुद्री रास्ते की खोज में थे। अगर मैं आपको इसे मैप में दिखाऊं तो ये देखो, ये है धरती। धरती आपको दिख रही है? धरती आपको यहां पर दिख रही है? इस धरती में ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये लोकेशन है पुर्तगाल। और पुर्तगाल नाम का यही वो देश है जहां से वास्को डिगामा भारत में आता है। वास्को डिगामा भारत में आता है। भारत में पहले लोग जमीन के रास्ते आते थे, तो जमीन के रास्ते जो भारत में लोग आते थे वो ऐसे टर्की से होके, ईरान से होते हुए भारत आ जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ बेटा कि ये जो बीच का रास्ता था, ये वाला रास्ता, इस वाले रास्ते पर मुस्लिम अरब्स का कब्जा हो गया, और अरब मुसलमानों ने जब इस रास्ते के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, तो जब अरब मुसलमानों ने इस रास्ते के ऊपर अपना कब्जा कर लिया तो भारत तक आने वाला जो जमीन का रास्ता था वो बंद हो गया। और भारत तक आने वाला जब जमीन का रास्ता बंद हो गया तो यूरोपीय लोग भारत से कट गए, उनका व्यापार ठप पड़ गया। जो पहले वो बड़े आराम से भारत तक आकर व्यापार कर पाते थे, अब उनके लिए ये बात बहुत मुश्किल वाली हो गई। अब जरूरी था कि वो कोई दूसरा रास्ता भारत तक आने के लिए खोजें, और जो दूसरा रास्ता भारत तक आने का हो सकता था वो था समुद्र का रास्ता। समुद्र के रास्ते वो भारत तक आने की कहानी को शुरू करते हैं। अब जब वो समुद्र के रास्ते भारत तक आने की कोशिश में लगते हैं तो ये रास्ता इतना आसान नहीं था, ये मुश्किलों भरा था, क्योंकि समुद्र के रास्ते अगर आप भारत में आना चाहते हैं तो पुर्तगाल से अगर आप चलेंगे तो पहले आप अफ्रीका के किनारे किनारे आएंगे, और अफ्रीका के किनारे किनारे आने के बाद आप पहुंचेंगे अफ्रीका के इस आखिरी छोर के ऊपर, और अफ्रीका के इस आखिरी छोर से पहुंचने के बाद फिर आप यहां पर एंटर करेंगे, और यहां पर अफ्रीका के किनारे किनारे फिर आप इस तरफ आएंगे, और अफ्रीका का चक्कर लगाकर जब आप यहां पर पहुंचते हैं तब आप पहुंचते हैं इंडिया, और आपको यहां पर दिख रहा है हमारा प्यारा भारत। ये आपको दिख रहा है हमारा भारत। यानी कि भारत तक आने के लिए
पुर्तगालियों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ा। पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर वास्को डिगामा भारत आया। वास्को डिगामा जब भारत आता है और एक नए समुद्री मार्ग की भारत तक आने वाले खोज करता है, तो इस नए समुद्री मार्ग की खोज के साथ भारत में यूरोपीय लोगों के साथ एक नए प्रकार का व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाता है। अब ये तो मैंने आपको मैप में बताया कि किस प्रकार से अफ्रीका से चक्कर मारकर वास्को डिगामा एक नया समुद्री मार्ग खोजकर भारत तक आ जाता है। उसके पहले वो कैसे आते थे भारत तक? उसके पहले वो भारत तक जब पहुंचते थे तो वो एक जमीन के रास्ते का इस्तेमाल करते थे जो मध्य एशिया और अरब देशों से होकर गुजरता था। अरब देशों में मुसलमान शासकों का जब कब्जा हुआ तो उन्होंने उस जमीन के रास्ते को बंद कर दिया। जमीन के रास्ते के बंद हो जाने के बाद व्यापार कट गया और अब एक नए समुद्री मार्ग की खोज पड़ी। और इसी तरीके से 1498 में वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति भारत तक पहुंच जाता है। 1498 में जब वास्को डिगामा भारत में पहुंचा, जब वास्को डिगामा भारत में 1498 में पहुंचता है तो यहां पर क्या होता है? हमने देखा कि सन 1500 में वो अपनी तरफ से एक और व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम था एल्वरीज कैब्रल। एल्वरीज कैब्रल भारत आता है और एल्वरीज कैब्रल जब भारत में आता है तो वो उनके व्यापार को बढ़ाता है। पुर्तगालियों का व्यापार आगे बढ़ा। तब यहां पर पुर्तगालियों का व्यापार आगे बढ़ा। सन 1500 में एल्वरीज कैब्रल नाम का आदमी यहां पर आया और पुर्तगालियों का व्यापार आगे बढ़ा। जब वास्को डिगामा भारत में आया था तो उसका स्वागत भारत में एक राजा ने किया था। जब वास्को डिगामा भारत आता है तो उसकी मुलाकात केरल के क्षेत्र में कालीकट के राजा एक हुआ करते थे जिनका नाम जमोरिन था। स्वागत करने का मतलब यह है कि जमोरिन ने उन्हें अपने राज्य में घूमने और व्यापार करने की आजादी दे दी। घूमने और व्यापार करने की जो आजादी उन्होंने यहां पर दी, उसके चलते वो जब यहां से लौटा तो जितना भी उसके व्यापार में खर्च आया था, ठीक है, उसका वो 60 गुना अधिक कमा पाया था। 60 गुना अधिक प्रॉफिट अर्न करके वो गया। जब एल्वरीज कैब्रल यहां पर आया तो एल्वरीज कैब्रल ने भारत में उनके व्यापार को आगे बढ़ाया। एल्वरीज कैब्रल के बाद हमने क्या देखा कि वो अनेक पुर्तगाली गवर्नरों को भारत में भेजते हैं और जो अनेक पुर्तगाली गवर्नर भारत में आए उसमें एक व्यक्ति का नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, दूसरे का नाम अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था और तीसरे का नाम नीनो दा कुन्हा था। कई सारे गवर्नरों को भारत में भेजा गया और इन गवर्नरों के माध्यम से धीमे धीमे पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता को भारत में स्थापित किया। हमने देखा कि अनेक गवर्नर भारत में भेजे गए, जैसे कि 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा गया। कौन था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? ये था पुर्तगाल का गवर्नर। ये भारत में आता है और भारत के क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का विस्तार बढ़ाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 1509 में अल्फोंसो
अल्फोंसो दी अल्बुकर्क का भारत में आना होता है। यह भी एक पुर्तगाली गवर्नर था। यह भी एक पुर्तगाली गवर्नर था। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क भी एक पुर्तगाली गवर्नर था। हमने क्या देखा कि इन लोगों ने मिलकर पुर्तगालियों का व्यापार भारत में बढ़िया किया। इन सभी लोगों ने मिलकर, इन 4 लोगों की अगर मैं बात करूं तो इन 4 लोगों ने मिलकर पुर्तगालियों का भारत में व्यापार बहुत अच्छा कर दिया। पुर्तगालियों का व्यापार भारत में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। और पुर्तगालियों का व्यापार जब भारत में बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया, ठीक है, तो पुर्तगालियों के इस व्यापार के बारे में, ठीक है, पुर्तगालियों के इस व्यापार के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो पुर्तगालियों के बाद भारत में आते हैं 1602 में डच। 1602 में डच आते हैं। 1602 कह लो, 1602 में उनकी फैक्ट्री लगी थी। 1605 में अंतिम रूप में भारत में उनका आना होता है। 1605 में भारत में जो आना होता है वो होता है डच लोगों का। 1605 में भारत में डच लोग आए और 1605 में जब डच लोग यहां पर आए तो उसके थोड़े ही समय के बाद 1608 में भारत में अंग्रेज आए। कोई मुझे बताएगा कि वो पहला अंग्रेज कौन सा था जो भारत में आया? मुझे फटाफट बताइए। मुझे फटाफट बताइए कि वो पहला अंग्रेज कौन सा था जो भारत में आया। वो पहला अंग्रेज कौन सा था जो भारत में आया? फटाफट मुझे बताइए। ओवेन, हेरोडोटस, सिराजुद्दौला, क्या बोल रहे हो तुम लोग? रॉबर्ट होलिंग, रॉबर्ट होविंस, रॉबर्ट होकिन, वी हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंस, हेरोडोटस, वास्को डी गामा, कुछ भी? थॉमस स्टीफेंस, सर टॉमस रो, कैप्टन विलियम हॉकिंस। निहाय ने बताया कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस वो पहले अंग्रेज थे जो भारत में आते हैं। अंग्रेजों के बाद हम देखते हैं 1620 में डच लोगों का आना होता है। सोलह सौ बीस में डच लोगों का आना होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था 1667 में फ्रांसीसियों का आना होता है। फ्रांसीसी भारत में आ जाते हैं। तो ये तो आज की हिस्ट्री का एक पूरा ओवरव्यू रहा। आज हिस्ट्री के इस पूरे ओवरव्यू में मैंने आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देने का कोशिश किया है और ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि जो यूरोपीय थे वो किस प्रकार से आए थे और उन्होंने किस प्रकार से भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया था।
उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को समझा और जाना। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए हैं तो इसे आप चैप्टर 1 कह लो, एक बेसिक इंट्रोडक्शन कह लो। मतलब चैप्टर 1 तो मैंने क्या ही शुरू किया है, आप इसे एक इंट्रोडक्शन ही कह लो, क्योंकि इसको शुरू करने के हिसाब से हमारे पास इनफ वक्त नहीं था। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ ये चैप्टर 1 है, क्योंकि चैप्टर 1 शुरू करने के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास जो इनफ वक्त है वो नहीं रहा है। तो चैप्टर 1 हम लोग जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर लेटर। तो आज के सेशन में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। इस ओवरव्यू में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि किस प्रकार से हमने इसको शुरू किया है। ठीक है, पूरा ओवरव्यू मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा। आप इसे ऐसे समझो कि मैंने आपको एक चैप्टर 1 का ओवरव्यू दे दिया है, इसे पूरी तरीके से मैं कल शुरू करने की कोशिश करता हूं। विल ट्राई टू स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट डे। मैं इसे नेक्स्ट सेशन में अच्छी तरीके से शुरू करने की कोशिश करता हूं। आप इसे एक ओवरव्यू की तरह लो, जस्ट ट्राई टू टेक इट लाइक एन ओवरव्यू। आप इसको एक ओवरव्यू की तरह लो कि मैंने आपको कंपनियों के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। तो चलिए आज के सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल के सेशन में, और कल के सेशन में मैं आपको बताता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से बाकी के इतिहास का जो क्रम है वो आगे बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बढ़िया रहा होगा और आपने हिस्ट्री को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।